Okay, so we'll start with stats. मतलब we started with stats and we were here. डिफरेंट अभी हमने पढ़ा था कि क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर ये वाला हमारा लास्ट स्लाइड था जहाँ हमने छोड़ा. दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्वार्टाइल कैलकुलेशन. ये हम देखेंगे नहीं, बट सिंपल ये है कि ईदर क्वार्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग परसेंटाइल मेथड जो अपन ने कल देखा था 25, 50, 75, और इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मीडियन ऑफ मीडियंस. बिकॉज आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं जो Q2 वाला पॉइंट होता है, तो अगर Q1 की बात करें तो वो बचे हुए डेटा सेट का मीडियन हो गया, राइट, लेफ्ट साइड का, और Q3 राइट साइड वाले का मीडियन हो गया. तो इधर यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग मीडियन ऑफ मीडियंस या फिर परसेंटाइल वाला जो मेथड होता है. सो ये स्लाइड, दिस इज व्हाट इट सेज. ठीक है, इसके बाद we did this question? No, right? Okay, एक बार क्विकली ये क्वेश्चन करो, सो वील सी इफ़ यू आर एबल टू डू इट. एंड ऑनलाइन में जिसका भी होना, ट्राई टू रेज योर हैंड इंस्टेड ऑफ चैट में डालने के, सो दैट मैं आपको कॉल आउट करूँगी एंड आप आंसर दे सकते हैं अनम्यूट करके. ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन देखो, करो ये. हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे. हाँ, करेक्ट, 90 आएगा. अगर यहाँ तक सही है तो 90 आएगा. ठीक है, आई गेस इसमें तो इतना कुछ है नहीं है. कोई बताएगा कैसे किया है? यश, आप बताओगे? अनम्यूट करके बताओ फटाफट से. किसका और हुआ? यस मैम. बताओ कैसे किया है, जल्दी से बता दो. मैम जो Q1 है ना, वो उसका 26% लेके और टोटल से डिवाइड करके Q2 अपना मीडियन हो गया, ओके, और जो Q3 है अपना उसका 75% कोई भी डेटा का वो Q3 हो गया मैम. 75% किसी भी डेटा का ओ या 75 रेशियो मैम, जैसे कि टोटल का. कुछ गलत बोल रहा है ये? 75 क्या होता है? Q3 क्या होता है डेटा का? 75 परसेंटाइल होता है, राइट? परसेंटाइल. Q3 75 परसेंटाइल. तो 75 परसेंटाइल हमने निकाला 75/100 इंटू n+1 करके. उससे अपना रैंक आ गया 8.25, 8 और 9 के बीच में. अच्छा, ये वही जो मैंने कल बताया था, राइट, इंटरपोलेशन करके. मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 90 भी आए. अगर हम, क्योंकि यहाँ पे ये 8.25 आया है, तो हो सकता है वो 4 के डिस्टेंस का 0.25 पार्ट ही लें. ठीक है, तो 89 भी कोट कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना. ये डिवाइडेड बाय 2 से तो 90 आएगा, लेकिन इंटरपोलेट करके 89 आएगा, राइट, क्योंकि डिफरेंस 4 है और 8.25 तक जाना है, तो 4 का, हाँ, उसमें भी. सो ईदर ऑफ द वेज, ऐसा कुछ ये नहीं है कि ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा, बट यू कैन फाइंड मल्टीपल आंसर्स बेस्ड ऑन कि वहाँ की इंटरनल एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप डायरेक्ट मीन भी ले सकते हैं, 8.25 को 8 भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसको इंटरपोलेट करके आंसर 89 भी कोट कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. अब बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स डू अ क्विक रिविजन कि हमने कल क्या किया था, आपके दिमाग में कितना आया कितना नहीं आया, तो फिर उसके बाद आगे जाएंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ, क्विकली आप आंसर करेंगे. आई विल क्विकली आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, हैंड रेज करेंगे ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, मैं कॉल आउट करूँगी. ठीक है, सो व्हाट वाज द नीड ऑफ मीडियन व्हेन वी आर ऑलरेडी यूजिंग मीन? बताओ. मीन स्क्यू हो जाता है, जैसे अगर कोई आउट ऑफ
रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो मीन था, लेकिन आउटलायर्स की वजह से या कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट ना हो, सो वी केम अप विद मीडियन। ऑलराइट, व्हेन इज मोड यूज्ड? व्हाट काइंड ऑफ डेटा मोड इज यूज्ड? प्रियांश। When you have to calculate the, you know, हमें पता करना हो कि वो what thing is occurred maximum times instead of finding out कि इसका average क्या निकलेगा and ठीक है, काउंट निकालेंगे। और एक count निकालने के लिए basically। और एक कोई बोल रहा था कुछ आंसर ऑनलाइन में, कौन से टाइप के डेटा में यूज होता है श्रद्धा? To get the most frequent value. टू गेट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, कैटेगोरिकल डेटा, यानी कि जब डेटा डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होते हैं, हम मीन मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको क्या यूज करते हैं? मोड, टू अंडरस्टैंड दैट कि कैसा डेटा है। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या आते हैं? रेज योर हैंड। कोई और? हिमांशु बताएगा। क्विकली अनम्यूट एंड आंसर, हिमांशु। इतना टाइम क्यों लेते हो? प्रतीक। मैम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, रेंज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ओके। परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, ये सब अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आ गया। ओके, ठीक है। और कल एक क्वेश्चन डाला था, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, वो लिंक्डइन वहीं पर ही डिस्कस होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्या अलग अलग यूज़ है, व्हाई दे वर देयर। और क्या क्वेश्चंस थे? और क्या पढ़ाया था? और क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे? गो बैक। ओके, कैन परसेंटाइल बी 100%? नो, बाय एनीवन? वाई परसेंटाइल 100% क्यों नहीं हो सकती है? सत्या। मैम क्योंकि अगर 100% होगा तो इसका मतलब उसके नीचे कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लेकिन हम तो जिस डेटा पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं उसको भी तो हम कंसिडर करेंगे, तो इसीलिए उसको माइनस करके किया जाता है, तो 100% नहीं। करेक्ट, सो 100% नहीं हो सकता है एग्जैक्टली, इट कैन बी 99.99 और समथिंग, राइट, क्योंकि उसके वो खुद भी एक डेटा पॉइंट है। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा ओके, तो वेरिएंस में हम लोग ने स्क्वायर क्यों किया था, जबकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम मॉड्यूलस भी कर सकते हैं, जो हम नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस आउट करना चाह रहे, मतलब बैलेंस आउट जो हो रहा था उसे हटाना चाह रहे थे, तो हमने स्क्वायर किया, राइट। तो स्क्वायर क्यों किया था, मॉड्यूलस क्यों नहीं छोड़ा? आपका हो गया। और कोई? नाथन बताएंगे। मैम, स्क्वायर करने पर 0 पे डिफरेंशिएट हो सकता है, मॉड्यूलस पे नहीं हो सकता। हाँ, सो मॉड्यूलस जो होता है, जो मॉड्यूलस का अपना ग्राफ होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पे, इसीलिए हम लोग उसमें स्क्वायर लेते हैं। ये इस तरीके का आपने अगर याद हो, पढ़ा होगा, सिंपल है। ये मॉड का ग्राफ होता है, राइट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साइड पे। ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हमेशा इसी तरीके का तो ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा ना। ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल। इसके लिए क्या होता है कि दैट वी डिसाइडेड ऑफ यूजिंग अ स्क्वायर थिंग, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और क्या पढ़ा था? और क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे? परसेंटाइल्स डिस्कस करा, क्वार्टाइल्स डिस्कस किया। अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक्स। हाँ शमल, क्या? सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस किया था। ओके, ठीक है। किस किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं? वो टाइप्स की होती है मैम, रैंडम और सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड स्टैंडर्ड। स्ट्रैटिफाइड, हाँ। तो ये 4 टाइप्स की हमने पढ़ी थी, बहुत तरीके की होती हैं और भी सैम्पलिंग, बट 4 मेजर जो हैं जिस तरीके की सैम्पलिंग्स होती हैं वो ये होती हैं। सो गुड, आप सब लोग
यू आर विद मी? सो स्पीड वगैरह ठीक है, आप लोग कैच कर रहे हैं? ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ऐसा नहीं हो कि मैं आगे जाते जाऊँ और आपको पीछे का भूल जाओ, ठीक है? नाउ यू रिमेंबर दिस स्लाइड राइट? ये हमने जब स्टार्ट किया था उसके पहले हमने इसी स्लाइड से स्टार्ट किया था, जब स्टैट्स पढ़ना शुरू किया था, तो हमने इनको आंसर करने की कोशिश की थी राइट? अब हम पढ़ चुके हैं, सो आप क्विकली इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करें एंड सी अगर आपको किसी में डाउट है क्या कि ये यूज़ नहीं होगा या कुछ और यूज़ होगा. क्विकली गिव इट अ रीड. ये समझ में आया ये वाला क्वार्टाइल्स वाला? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंपनी? क्वार्टाइल से कैसे पता करेंगे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन? इज दिस क्लियर? क्वार्टाइल्स यूज करके सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्वार्टाइल्स हमें क्या बताते हैं? जैसे Q1 और Q3 के बीच का, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज Q3 माइनस Q1? इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको क्या बताते हैं कि मैक्सिमम जो डेटा है, जो 50% जो सेंट्रल डेटा है वो यहाँ पे लाई करता है Q1 टू Q3 के बीच में. तो एक तरह से व्हाट डज क्वार्टाइल्स गिव यू? इट गिव्स यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, इजंट इट? यहाँ पे आपको जैसे अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये मीडियन है आपका, ये Q1 है, ये Q3 है. सो बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है ना कि 25% डेटा जो है वो इसके नीचे लाई करता है, 25% डेटा यहाँ लाई करता है एंड सो ऑन, करेक्ट? तो आपको एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि टॉप 25% डेटा कहाँ तक, व्हाट इज द किस वैल्यू के ऊपर लाई कर रहा है. तो यानी कि आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं टॉप 25% एम्प्लॉयज़ इसके ऊपर कमा रहे हैं, इसके ऊपर सैलरी है, लोअर 25% इसके नीचे कमा रहे हैं. तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस मिलता है क्वार्टाइल से. इसलिए वहाँ पे लिखा है कि क्या तरीका है उसको पता करने का. सो दैट इज वन ऑफ देम इज क्वार्टाइल्स. ठीक है, बाकी सारे क्लियर है? किसी और में तो डाउट नहीं है? क्लियर है राइट? बाकी सब इजी है. परसेंटाइल्स इसलिए है बिकॉज हम स्टूडेंट के स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उसका पोजीशन क्या था, करेक्ट? तो ये हो गया, इज इट इन द टॉप 10% परसेंटाइल, तो ये परसेंटाइल से कैलकुलेट होगा. सो ये वाली चीज़ें हैं. आई थिंक दिस इज गुड. ऑल राइट, आई विल नॉट डिस्कस दिस स्लाइड बिकॉज दिस इज टूडेज ब्रेन टीजर. तो ये आज जो आपको सॉल्व करना है. सो दिस इज अबाउट सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स. ठीक है, कि कौन सा जो हमारा तरीका है डिस्पर्जन या सेंट्रल टेंडेंसी का, वो कितना आउटलायर रोबस्ट है, किसको फ़र्क कम पड़ता है, किसको फ़र्क ज़्यादा पड़ता है. सो व्हेन टू यूज़ व्हेन. ठीक है, सो दिस इज़ इन द पीपीटी. आपको पीपीटी के साथ मिल जाएगा, बट आपको घर पे एक बार दिमाग लगा के खुद से यू हैव टू आंसर येस एंड नो. ठीक है, सो मूविंग ऑन. अभी तक हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काफ़ी नहीं पढ़े थे, तो हमारे पास हमने यूज़ किए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. तो हमने देखा था कि कुछ इस तरीके के डेटा सेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे जिसका मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होता है. ठीक है, अब मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम है लेकिन डेटा सेट तो डिफरेंट है. तो कैसे पता करें? तो हमने कहा कि वेरिएंस जो है इन दोनों डेटा सेट का अलग आया. सो डिस्पर्जन हेल्प्ड अस टू डिफरेंशिएट कि दोनों डेटा सेट अलग अलग हैं. बट समटाइम्स इवन दिस डजंट हेल्प. यानी कि कुछ ऐसे डेटा सेट हैं, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज डेटा सेट 1 एंड दिस इज डेटा सेट 2. ये दोनों डेटा सेट हैं. इन दोनों डेटा सेट का मीन, मीडियन, मोड तो 5 है ही, साथ में इनका वेरिएंस भी सेम है. सो दैट मीन्स देयर आर केसेस जहाँ पे इवन डिस्पर्जन इज नॉट एबल टू कंप्लीटली आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट या एक्सप्लेन द डेटा. ठीक है, उन केसेस के लिए देयर वॉज अ नीड फॉर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. तो इन दोनों, मतलब जब ये दोनों भी फेल हो जाते हैं या और डेटा को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या काम आता है? स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. हम बहुत ज़्यादा इनको नहीं पढ़ेंगे कि स्क्यूनेस को डिफाइन करें, मतलब बस एक मोटा आइडिया लेंगे कि क्या होता है, सो दैट वी नो कि अगर कभी टकरा जाए तो पता है कि कहाँ से शुरू हुआ, कर्टोसिस नाम कहाँ से आया, स्क्यूनेस क्यों आया.
सो आगे देखेंगे, एक ये कोई कंपैरिजन किया है। तो कंपैरिजन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में आपको याद होगा हम लोग मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, यानी कि एवरेज निकालते थे या मिडिल वैल्यू निकालते थे। डिग्री क्या होता था, 1, है ना। हम कोई स्क्वायर नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, सब में डिग्री 1 रहता था। जब हमने वेरिएंस निकाला तो हमने क्या किया था, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, राइट, उसका सिग्मा किया था। तो डिग्री क्या कर दी थी, 2। सो दिस वाज एबल टू एक्सप्लेन बेटर देन, मोर देन सेंट्रल टेंडेंसी। स्क्यूनेस में क्या होता है, डिग्री 3 हो जाती है। आगे फॉर्मूले में भी देखेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे नहीं, बस एक आइडिया के लिए देखेंगे दैट क्या कहाँ पे डिग्री 3 हो रही है। ये तो आपको पता ही है, वेरिएंस में 2 हो जाती है, स्क्यूनेस में 3 हो जाती है, कर्टोसिस में डिग्री 4 हो जाती है। सो दिस एक्सप्लेन्स इवन मोर देन द प्रीवियस वंस। तो जब ये भी सेम हो जाते हैं या ये भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सो देयर केम अ नीड फॉर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। यहाँ भी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन इन दोनों की आप जानते हैं, ये स्प्रेड बताता है और ये आपको सेंट्रल टेंडेंसी देता है डेटा की। स्क्यूनेस की बात करें तो स्क्यूनेस बताता है कि किस तरफ स्प्रेड है ज्यादा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएंस जो होता है वो डिस्पर्जन को देखता है, और स्क्यूनेस क्या होता है, ये देखता है कि इसने तो देखा कि मीन से डेटा कितना स्प्रेड है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये बता दिया। स्क्यूनेस हमें ये बता रहा है कि किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इक्वली स्प्रेड आउट हो। स्क्यूनेस के अंदर जैसे आप इस ग्राफ में देखोगे, यहाँ पे ये है स्क्यूनेस इक्वल टू 0, यहाँ कोई स्क्यूनेस नहीं है। ये आपका जो है मीन मीडियन मोड है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा के, और उसके दोनों तरफ डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या है, ये देखो, ये डेटा था एक्चुअल में कुछ ऐसा होना चाहिए था, करेक्ट। ये डेटा अगर हम इसके जैसे ड्रॉ करते तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होना चाहिए था, बट ये स्क्यूड है, ये ऐसा चला गया। सो पॉजिटिव साइड पे स्क्यूड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड और राइट स्क्यूड। राइट के तरफ पे इसके डेटा पॉइंट्स स्क्यूड हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करेंगे तो ये नेगेटिव साइड पे स्क्यूड है, वो उधर की तरफ जा रहे थे पॉइंट्स और ये इधर की तरफ आ रहे हैं। सो ये स्क्यूनेस हमें बताता है कि स्प्रेड तो है पर किस तरफ झुकाव है। सो स्क्यूनेस मेजर्स द एसिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक नहीं थे ये डिस्ट्रीब्यूशन। इट शोज इफ द डेटा इज मोर स्प्रेड आउट ऑन वन साइड ऑफ द मीन देन द अदर, ये स्क्यूनेस बताता है। कर्टोसिस बताता है टेल्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कितना टेल्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये वाला ग्राफ देखोगे तो ये वाला जो है दिस इज नो कर्टोसिस, जो बीच वाला ग्राफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बट कर्टोसिस नहीं है, 0। यहाँ पे पॉजिटिव कर्टोसिस है। पॉजिटिव कर्टोसिस कब होता है, जब देयर इज अ हाई पीक एंड मोर आउटलायर्स, क्योंकि आप देखोगे कि कितना इस तरह से है डेटा, राइट, पीक बहुत ऊंची जा रही है और जो उसके टेल्स हैं दे आर आउटवर्ड्स। सो पॉजिटिव कर्टोसिस क्या होता है, हाई कर्टोसिस यानी कि हैवी टेल, यानी कि टेल पे डेटा पॉइंट्स हैं, हैवी टेल मीन्स मोर आउटलायर्स एंड अ शार्पर पीक, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हमने देखा दिस इज हाई कर्टोसिस। एंड लो कर्टोसिस क्या होता है, लाइटर टेल, मतलब टेल पे उतना डेटा नहीं है, लाइटर टेल। सो ये वाला इज लो कर्टोसिस। इसका पीक देखो कितना फ्लैटेंड है ना, ये कितना शार्प पीक था, ये फ्लैटेंड पीक है। सो दिस इज लो कर्टोसिस एंड आउटलायर्स, इसका टेल भी यहीं खत्म हो गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कम टेल है। टेल क्या होता है, जो निकला हुआ हो, इसमें तो खुद ही फ्लैट है ये, राइट, तो डेटा ऑलमोस्ट पास पास ही है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए फॉर नाउ फॉर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं चाहिए, दैट विल सी लेटर ऑन। यहाँ तक समझ में आया कि डिग्री 3 डिग्री 4 होता है स्क्यूनेस कर्टोसिस, और क्या क्या बताता है, व्हाट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इट गिव्स। समझ में आया, ऑनलाइन समझ में आया, ठीक है, गुड। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट थिंग। एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है, अच्छा पहले ये है। सो दिस बेसिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर्ड है, ब्लर्ड दिख सकता है, इट्स ओके। स्क्यूनेस का ये फॉर्मूला है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट या कुछ, बस ये दिखाने के लिए यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया था दिस इज डिग्री 3 स्क्यूनेस के अंदर, एंड कर्टोसिस के अंदर दिस इज डिग्री 4।
थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा ये शायद मे बी, बट यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है. सो दिस वॉज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो हमारे कैलकुलेशंस में थे. वी कीप ऑन इंक्रीजिंग सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, उस तरह से. यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम हैं. n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैम्पल, जो आपने सैम्पल लिया उसमें कितने ऑब्जर्वेशंस हैं. xi इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हो गए, जो अपन उसमें वेरिएंस में भी करते थे, राइट. xi माइनस x बार सैम्पल का मीन हो गया, और s सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. वो ठीक है. अभी हमने सैम्पल, अच्छा नहीं, हम तो ये तो हमने पढ़ लिया है, राइट. सिग्मा और s, तो s इज़ द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम एक नोटेशन नहीं बताया था शायद, पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड सैम्पल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. S तो स्टैंडर्ड डिविएशन है, सिग्मा हो गया पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, और S हो गया सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन. लेकिन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, पॉपुलेशन की अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं तो कैपिटल N की n डेटा पॉइंट्स है, राइट. और सैम्पल की लिख रहे हैं तो स्मॉल n. ठीक है, वो एक शायद मैंने कल नोटेशन कवर नहीं किया था, तो वो मैंने अभी बताया. ये अपना हो गया स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. अब एक क्वेश्चन आया था, दिस वाज आस्क्ड टू मी इन माय इंटरव्यू. एक वन ऑफ द कंपनीज ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में और पॉजिटिवली स्क्यूड में और नेगेटिवली स्क्यूड में व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. कहाँ लाई करते हैं मीन, मीडियन और मोड. ठीक है, अभी ये तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसके बाद आई विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आप एक बार खुद से कोशिश करना देखने की कि कहाँ लाई करेंगे. सो दिस इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक है बिकॉज दिस इज इतना जितना यहाँ पे जैसा है वैसा ही इस तरफ है, तो इट इज़ अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड एक साथ लाई करते हैं. ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है, राइट. तो ये यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी आएगा एंड तीनों एक ही जगह पे लाई करेंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब सवाल ये आता है, अगर ये लेफ्ट स्क्यूड होता, उस तरफ स्क्यूड होता, आगे की स्लाइड में है बट मैं उसको बाद में खोलूंगी. अगर ये डेटा इस तरह से होता, ये थोड़ा सा और उधर जाएगा, इस तरह से कुछ होता, लेफ्ट स्क्यूड होता, तो मीन, मीडियन, मोड का पोजीशन क्या होता. एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि मीन का क्या डेफिनेशन था, मीडियन का क्या था, तो कहाँ पे आने चाहिए अगर स्क्यूड हो गया तो. दिस वाज आस्क्ड टू मी. क्या? गुड, ओके. मोड तो जहाँ पीक आएगी वहीं पे होगा, सही बात है, वो तो हमने फिक्स कर दिया है. और बाकी का सोचो, मीडियन और मीन का. ओके, सो आप कह रहे हैं कि अच्छा पहले और सोच लो, सारा सोच लो, अपना कॉपी में बना के देखो. सिमरन आप भी कॉपी निकाल लो. ऑनलाइन भी सोचो, ऑफलाइन भी सोचो. ये हैंड रेज पहले के हो रखे हैं क्या, सत्या, श्रद्धा, हिमांशु के? Oh, ma'am, for this. अच्छा, ओके. जिसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आ जाए या पोजीशन का पता चले, सो रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू आउट. ओके, अच्छा आप लोगों ने अभी के क्वेश्चन के लिए किया, ठीक है. 1 मिनट और देते हैं बाकी सबको एंड देन आई विल आस्क वन ऑफ यू. ओके, मोहर ने कुछ कहा है, पॉजिटिव में कहाँ पे होगा. ओके ओके, मोहर जैसे आपने बताया है कि पॉजिटिव में इस डायरेक्शन में होगा, आप उसको मेंशन करो कि मीन, मीडियन, मोड कैसे दिखेगा. जैसे राइट में तो होगा, ठीक है, पॉजिटिव में राइट में होगा, बट कौन राइट में होगा, किसके राइट में होगा.
ओके, श्यामल ने भी कुछ बताया है। आप लोग का कुछ हुआ, समझ में आया? मैम मीन जो है वो लेफ्ट साइड में होगा मोड से, सॉरी मीडियन से। पॉजिटिव स्क्यूड में यस मैम, मीन जो है वो कहाँ पे लेफ्ट होगा? साइड में होगा मैम, लेफ्ट साइड। अच्छा, मतलब यहाँ पे मोड होगा, यहाँ पे मीन होगा, यस मैम। और मीडियन? मीडियन, अच्छा, ये आप किसके लिए कह रहे हो, पॉजिटिव स्क्यूड के लिए? एक मिनट में बताता हूँ। ठीक है, रुक गए, देख लो आप एक बार। हाँ श्रद्धा बताओ। For positively skewed, first the for highest point it is mean. Sorry, is mode. Then in the right we will see median, and then for next right we will see mean. ओके, गुड। अब हु विल एक्सप्लेन दिस कि ऐसा क्यों हुआ? ओके, मेक सेंस। ठीक है, ओके, ठीक है। हिमांशु आप एक्सप्लेन करोगे? प्रियांश, तेजस्वी, सॉरी तेजस्वी ने अभी एक्सप्लेन किया, उसने सही एक्सप्लेन किया। हु एल्स विल टेक अ चांस? हिमांशु। मैम जो मीन है, सॉरी जो मोड है वो तो मैम हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होगा। जो मीडियन है वो जो आगे का जो डेटा है उसके हिसाब से मैम जो लाई करेगा वो बीच में करेगा मोड और मीन के ही। ठीक है, सो यू अग्री विद द ऑर्डर राइट? मतलब जो श्रद्धा ने Yes, ऑर्डर ma'am. बताया है, तो आप रीजन Yes, ma'am. बताओ। ठीक है, सत्या रीजन बताओ। मैम आउटलायर की वजह से क्या होता है कि मोड तो कभी उसका मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होता आउटलायर की वजह से, लेकिन मीडियन का थोड़ा सा इफेक्ट होता है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन मीन बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है आउटलायर से, तो इसीलिए स्क्यूनेस पे ये चेंज होता है। ठीक है, सो दोनों ने ही सही आंसर किया है, तेजस्वी ने और सत्या ने। सो आप सही बता रहे हैं, मोड तो हमने फिक्स कर दिया राइट? तो ये जो सबसे ऊपर वाला वैल्यू है वो मोड होगा ही, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है राइट? अब मीडियन हमने देखा था और मीन का हमने देखा था जब भी कोई, अब यहाँ पे क्या राइट साइड पे वैल्यूज हायर हैं कि लोअर हैं? मिडिल वैल्यू से यहाँ पे जो मीन था जो पहले या जो भी है मिडिल वैल्यू है उससे हायर है यहाँ वैल्यूज, तो जब हायर है तो मीन किस साइड पे शिफ्ट होएगा? हायर साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अच्छा, मीन पे ज्यादा फर्क पड़ता है हायर वैल्यूज का या मीडियन पे? मीन पे ज्यादा फर्क पड़ता है हायर वैल्यूज का। यहाँ पे अगर बहुत सारे वैल्यूज हैं तो मीन ज्यादा खिसकेगा, मीडियन का तो क्या होगा, वो तो फिर भी 1-2 पोजीशन खिसक जाएगा, 4 पोजीशन खिसक जाएगा, लेकिन मीन का जो वैल्यू है वो इनके वजह से बहुत हाई हो जाएगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर इन द रिवर्स केस, नेगेटिवली स्क्यूड में? सिमरन बताओ। नेगेटिव के अंदर उल्टा हो जाएगा ना ग्राफ? मैम सेम ग्राफ ही रिवर्स हो जाएगा। रुक जाओ, सिमरन बता रही है। हाँ, मोड तो अपने प्लेस पे ही रहेगा, ठीक है। मोड यहाँ आ गया, फिर यहाँ मीन आएगा, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, मैंने गलत लिखा है, तो आप ऐसा कह रहे हो, यहाँ मीन, यहाँ मीडियन और फिर मोड, ये सही है? सही है ये? बाकी लोग? यस मैम। सही है, ओके। सो यू आर विद सिमरन। और सिमरन आप खुद अग्री कर रहे हो या बस मतलब एक तुक्का लगाए? अग्री कर रहे हो? समझ में आया इसलिए आपने आंसर दिया या फिर लग गया तुक्का? जो इस साइड पे एक्सप्लेनेशन था वही एक्सप्लेनेशन इस साइड पे लगता है। यहाँ पे वैल्यूज यहाँ जाने से क्या हुआ था, बहुत बड़ी हो गई थी, है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज डेटा में आ गई थी। उस साइड पे क्या हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी वैल्यूज डेटा पे आ गई हैं, तो छोटी छोटी वैल्यूज डेटा पे आ जाएंगी तो मीन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा,
है ना, और मीडियन पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट तो खिसकेगा पर मीन जितना नहीं खिसकेगा. सो दिस इज द आंसर टू इट कि कैसे रहता है. सो दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है क्योंकि ये मुझसे खुद से ही पूछा गया था. तो यहाँ हमने देखा सिमेट्रिक में ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं, और लेफ्ट स्क्यूड के अंदर इसके अंदर मोड यहाँ पे रहता है, मीडियन यहाँ, मीन यहाँ, इसके अंदर मीडियन यहाँ, मीन यहाँ. ठीक है, अभी डिस्कस कर ही लिया. और कुछ लिखा है तो देख लेते हैं. अच्छा, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज ऑफ डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉजेज. अच्छा, ये एग्जाम्पल लेफ्ट स्क्यूड का है. डू यू अग्री कि ऐसा क्यों होगा? कोई समझा सकता है? मैम यंग एज में डेथ के चांसेस बहुत कम है, फिर मीडियम में थोड़े से हायर हो जाते हैं, और मोड के अंदर जो एज सबसे ज्यादा है तो उसके अंदर चांसेस ज्यादा हैं, तो वो हाँ, पीक पॉइंट है. ओके. अब ठीक है, तो बेसिकली वही है, एज ऑफ डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉजेज. तो बचपन में या कम जब एज है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी प्लॉट में जो ये वैल्यूज होंगे ये कम होंगे. छोटे बच्चों का डेथ रेट कम होता है, राइट, कम एज में. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो बढ़ता जाएगा. तो इसलिए एज ऑफ डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉजेज. राइट स्क्यूड की अगर बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल दिया सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, तो जनरली जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज होती है वो राइट स्क्यूड होती है, क्योंकि जो अपर मैनेजमेंट के लोग हो गए या फिर सीईओ हो गए या कुछ हो गया तो उनकी सैलरी एक्सट्रीमली हाई हो जाती है, और बाकी का जो है डेटा वो जनरली यहाँ पे लाई करता है. सो दिस इज हाउ द एग्जांपल सेट्स इनटू इट कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वेयर हायर अर्नर्स प्रोवाइड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिपिकल इनकम. मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड. ये हमने समझ लिया. ऑल राइट, सो नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. सुना है? ट्रेड, ओके. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट नहीं सुना है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. बहुत सारे लोगों ने सुना है, सुना है, ठीक है. यूज नहीं किया पर सुना है, तो ठीक है, कुछ जाना पहचाना सा है, एकदम नया नया सा नहीं है. तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, तो ये इस तरह का कुछ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दिखता है. अच्छा, ऑनलाइन में ये क्लियर, ये जो वैल्यूज लिखे हुए हैं ये साफ दिखाई दे रहे हैं? नो मैम, नहीं दिखाई दे क्लियर रहे है. साफ. चलो ठीक है, मैं पढ़ के बता दूंगी, कोई बात नहीं. ठीक है, सो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, दिस इज हाउ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट लुक्स लाइक. ये क्या है? बॉक्स, और ये जो दो निकले हुए हैं ये क्या है? विस्कर. इसलिए इसका नाम क्या है? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. अब इसका काम क्या है? नाम तो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, काम क्या है? काम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का ये है कि हमारे पास डेटा दिया हुआ है, अब हम उस डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने Q1, Q2, Q3 निकाला था, उसको हमने प्लॉट किया था कि इतना डेटा यहाँ लाई करता है, इतना डेटा यहाँ लाई करता है. तो हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा को समझने की, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज, कोई बता सकते हैं? जिसने सुना हुआ है, जिसका जाना पहचाना है, किस में काम आता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट? ट्रेडिंग. टू सी द आउटलायर्स. करेक्ट, टू सी द आउटलायर्स. डेटा के अंदर आउटलायर्स को देखने के लिए, समझने के लिए, निकालने के लिए बॉक्स प्लॉट काम आता है. कैसे काम आता है वो अब हम देखेंगे, दैट हाउ बेसिकली द वैल्यूज आर इन द बॉक्स प्लॉट. ये जो है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद फाइनली ये डायग्राम लॉक किया है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे व्हेन यू सी बॉक्स प्लॉट तो काफ़ी कंफ्यूजिंग बॉक्स प्लॉट्स होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है, एग्जैक्टली आउटलायर कहाँ पर आता है. बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम, इसमें सारा कुछ बताया गया है. ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ. सो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वैल्यूज आपको दिख नहीं रहे तो मैं बोल के बताऊंगी. ऑल राइट, सो ये जो हमारा बॉक्स है, दिस अभी हमने पढ़ा था Q1, Q2, Q3, अभी तक पढ़ा है क्वार्टाइल्स. इस बॉक्स के अंदर जो Q2 होता है वो यहाँ पे रेप्रेजेंट होता है. Q2 विच इज Q2, और क्या होता है? 50%. और क्या कहते हैं Q2 को?
Median. मीडियन कहते हैं। Q2 क्या होता है? मीडियन होता है। तो बॉक्स प्लॉट के अंदर ये जो मिडिल वाला जो लाइन होता है, दिस इज व्हाट? मीडियन। मीडियन को रिप्रेजेंट करता है डेटा के। ऊपर वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है Q3 को, और नीचे वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है Q1 को। हमको याद है राइट कि Q1 से Q3 के बीच में मेजॉरिटी डेटा, जो मिडिल ऑफ डेटा है वो लाई करता है, तो वो हमने इस बॉक्स प्लॉट से बना दिया कि Q1 से Q3 का डेटा कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज Q1, दिस पॉइंट इज Q2, दिस पॉइंट इज Q3। अब उसके बाद ये विस्कर हो गया, इसके अंदर बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे विस्कर पे। Q3 के आगे भी तो पॉइंट्स होंगे ना। Q3 तो एक पॉइंट है जहाँ 75% तक का डेटा है। ये फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं डेटा के। यहाँ पे हम एक डिफाइन करते हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज अपर फेंस। अपर फेंस कैसे डिफाइन है? Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। Q3 यानी कि अपना थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। इससे हम अपर फेंस डिफाइन करते हैं। ये वाली जो लाइन है दिस इज UF लिख देती हूँ, अपर फेंस। ठीक है, डेटा का अपर फेंस। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये क्या है? लोअर फेंस। और इसका डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल ऊपर जैसा ही, क्योंकि ये लोअर है तो अब माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। सही बात है, अग्रीड? नीचे है तो Q3 में से माइनस ही करेंगे ना। तो ये लोअर फेंस है डेटा का, ये अपर फेंस है डेटा का। अब ये डेटा है, डेटा में मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी। उसको जब ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो उसका मिन मैक्स किधर भी लाई कर सकता है। इस विस्कर के अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, जस्ट Q3 के ऊपर। ठीक है, नाउ ये जो अपर फेंस और लोअर फेंस हमने डिफाइन किया बाय अ वैल्यू कि Q3 माइनस 1.5 और Q3 प्लस, दिस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स इन द डेटा। जो भी वैल्यू इसके बाहर होगी, यानी कि अपर फेंस या लोअर फेंस के बाहर होगी, वो सब क्या है? आउटलायर। ठीक है, सो जो भी वैल्यू इसके अपर फेंस के बाहर है वो आउटलायर, लोअर फेंस के बाहर है वो आउटलायर। अब ये हो जाता है मिनिमम वैल्यू बिफोर द लोअर फेंस। दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू बिफोर द लोअर फेंस। यानी कि जो हमारा एक बाउंड्री हमने खींची डेटा की कि यहाँ तक का डेटा इज नॉट आउटलायर, यहाँ तक का डेटा सही डेटा है, या सही मतलब मेजॉरिटी डेटा है, उसके पहले वाली वैल्यू ये होती है मिनिमम वैल्यू बिफोर द लोअर फेंस। यहाँ विस्कर एंड होता है। और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द अपर फेंस। इसके पहले जो भी वैल्यू मैक्सिमम आई वो यहाँ पे डिफाइन होती है मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द अपर फेंस। ठीक है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी या जहाँ भी, जरूरी नहीं कि आउटलायर हो डेटा में, इनर फेंस के अंदर भी हो सकती है, अपर फेंस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये जो होगा दिस कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू और कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द अपर फेंस, डिपेंड्स ऑन द डेटा। क्योंकि जरूरी नहीं ना डेटा में आउटलायर हो सकता है डेटा 1.5 IQR के पहले ही खत्म हो गया, Q3 प्लस 1.5 IQR से पहले ही डेटा खत्म हो गया, जरूरी थोड़ी है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट समझ में आए? पॉइंट समझ में आए सबको? अच्छा, ऑल राइट। सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबके थम्स अप मैंने देख लिया। यहाँ तीनों आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए बॉक्स प्लॉट में। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। आपने सबने बोला आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। क्या क्योंकि ये Q2 है, ये जो मिडिल वाली लाइन मैंने अभी बताई है Q2 होती है, राइट? दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q1। क्या ये मिडिल में ही होगा या ये ऊपर नीचे भी हो सकता है? हैंड रेस करेंगे जिसे भी आएगा। नाथन को आता है, ओके। और किसी को? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। Q1 क्या होता है? 25 परसेंटाइल। Q2 क्या होता है? 50 परसेंटाइल। और Q3 क्या होता है? 75 परसेंटाइल। ये 50 परसेंटाइल की लाइन क्या हमेशा बीच में होगी? नहीं होगी। क्यों? 50 तो बीच में आता है 25 75 के। कौन सी लाइन का डिस्टेंस? ये
अच्छा ओके ठीक है। नाथन आप बताओ। मैम वो वैल्यू आउटलायर पे डिपेंड करता है ना, वैल्यू किसका आउटलायर पे डिपेंड करता वो है? Q2। Q2 का वैल्यू आउटलायर पे डिपेंड करता है? क्यों? हाँ तो स्लाइटली स्क्यूड होगा तो ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं तो वो तो Q2 ऊपर नीचे होगा, वो तो ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि ये अगर ये डिस्टेंस अगर x है तो क्या ये डिस्टेंस भी x ही होगी? Q2 ओवरऑल ऊपर नीचे होगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट Q2 की डिस्टेंस Q3 से और Q2 की डिस्टेंस Q1 से क्या बराबर होगी हमेशा या अलग अलग हो सकती है? मैम सेम होगी। ओके सेम होगी, किसने कहा है? यश ने कहा है। क्यों Yes, सेम ma'am. होगी? क्यों सेम होगी? मैम क्योंकि Q2 तो मीडियन हो गया ना मैम, कोई भी अच्छा Q2 तो मीडियन हो गया, ठीक है। फिर ओके और कोई? हिमांशु बताओ। मैम शिफ्ट हो सकती है, ऊपर हो सकता है अगर डेटा के हिसाब से हुआ, अगर उन दोनों के बीच में ज्यादा गैप आ रहा है 50% और 70% में, तो मेरे हिसाब से शायद हो सकता है चेंज। मतलब आप बोल रहे हो कि बॉक्स प्लॉट ऐसा भी दिख सकता है कि ये Q2 हो, ये Q1 हो और ये Q3 हो, ऐसा कह रहे हो? ये यस मैम बहुत हो ही सकता है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि पहले हमने क्या पढ़ा है, अगर Q1 Q2 Q3 की डेफिनेशन को याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो ये आंसर आप सब लोग दे दोगे। हाँ तो आप कह रहे हो, तेजस्वी कह रहे हैं कि हो सकता है ये, पर मेरे को एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है तो अगर अपने पास मान लीजिए 20 डेटा पॉइंट्स हैं, ये ये भी हो सकता है कि Q3 और Q2 के बीच में जो 20 डेटा पॉइंट में से 11 डेटा पॉइंट्स आ जाएं। Q2 Q3 के बीच में आप कह रहे हो अगर हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 20 हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, 20 डेटा पॉइंट्स हैं। आप क्या कह रहे हो? Q2 और Q3 के बीच में जो डेटा सेट दिया है उसमें ये भी हो सकता है कि उनके बीच में 50% ऑफ द डेटा, मतलब 10 डेटा पॉइंट्स आ जाएं। 50% ऑफ द मतलब हो सकता है यहाँ पे 10 डेटा पॉइंट्स हो और नीचे 3 या 4 डेटा पॉइंट्स हैं। अच्छा ये तेजस्वी ने सही बोला है क्या? हु अग्रीज विद दिस? श्रद्धा आपका हैंड रेज्ड है क्या? आप कुछ कहना चाहते हो? Yes, ma'am. बताओ। I think for the positive skewed distribution, then the upper box will be more longer. For the positive skewed distribution, the upper box will be longer. Okay. I mean the distribution, 50 to 75% वाला box. समझ गए, ठीक है। आप कुछ ऐसा कह रहे हो, अगर मैं ऐसा प्लॉट करूं तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ही कुछ कह रहे हो ना? Yes. ठीक है ठीक है। श्रद्धा ने बात सही बताई है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रीज़न क्या है? तो रीज़न ऐसा क्यों हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, Q1 जो पॉइंट है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये कि इससे नीचे जो लोग हैं वो 25% में आ जाए, उससे नीचे वाले लोग 25। नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स क्या मतलब? अच्छा बहुत ही बेसिक सी बात है, शुरू से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करने की चीज़ है बस। Q1 का मतलब होता है इसके नीचे 25% डेटा लाई करता है, यही मतलब होता है, कल ही पढ़े थे है ना? 25% डेटा Q1 के नीचे लाई करता है। Q2 का मतलब 50% डेटा नीचे लाई करता है, एंड सो ऑन। अब जब मैं डेटा ये बना रही हूँ, ये बॉक्स प्लॉट बनाया मैंने कुछ, यहाँ पे 50% ऑफ द डेटा है इसमें, क्योंकि ये पॉइंट Q1 है और ये पॉइंट Q3 है। अब अगर 20 डेटा पॉइंट्स हैं, 20 डेटा पॉइंट्स हैं टोटल, तो मुझे ये बताओ इस Q1 से Q3 के बीच में कितने डेटा पॉइंट्स होंगे? कितने होंगे?
सब लोग बोलो। 10. 10 होंगे। ये पूरे डेटा पॉइंट्स कितने होंगे? 10 होंगे। एवरीवन अग्रीज? क्योंकि 50% डेटा लाई करता है, तो 50% डेटा का मतलब क्या है कि 50% डेटा पॉइंट्स लाई करते हैं। और यहाँ कितने होंगे? कितने? 5 होंगे। 5 और यहाँ पर भी 5 होंगे। तो परसेंटाइल हमें ये बताता है कि कितने डेटा पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ 10 डेटा पॉइंट्स होंगे क्योंकि 50% ऑफ द डेटा लाइज हियर, 25% डेटा लाइज हियर, 5 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे। वो ये नहीं कहता है कि आधा आधा डेटा लाई करेगा, यानी कि सेम रेंज में आधा आधा तो करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ Q2 कर दूं तो यहाँ पे 5 होंगे अगेन डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे 5 होंगे, है ना, क्योंकि Q2 अगेन क्या है 50% ऑफ द डेटा, तो 10 यहाँ 10 वहाँ। लेकिन ये 5 की रेंज इसमें ऐसे ही लाई करेगी, जरूरी थोड़ा हो सकती है 5 इतने क्लोज आ जाए, इतने क्लोज आ गए तो ये मेरी जो लाइन है ये यहाँ पे भी यहाँ पे नहीं बन जाएगी, और ये बचे हुए 5 हो सकता है ये बड़े मस्त हो ऐसे फैले हुए। बात समझ में आई? क्यों ये लाइन किधर भी हो सकती है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि रेंज को 50 में 50-50 करना है, कि मतलब अगर ये 2 है और ये 8 है तो ये जो है अपना कितना हुआ इसका आधा 5, कि ये 5 पे आएगा, नहीं, ये आएगा वहां पे जहां 50% डेटा इकट्ठा हो जाए, बीच का 50%, मतलब 25% डेटा। समझे? बात समझ में आ गई? सो बॉक्स प्लॉट की लाइन कहीं पर भी हो सकती है कि नहीं? ठीक है। सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि डेटा किस तरह से है। अगर डेटा का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है तो लाइन यहाँ आ जाएगी। डेटा का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है Q2 के Q3 के बीच में, तो लाइन यहाँ आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। सो जो श्रद्धा ने बोला था वो भी हम आगे देखेंगे कि पॉजिटिव स्क्यूड में लाइन किस साइड पे जाएगी, एंड आई थिंक इट्स क्लियर ऑल्सो, आगे देखेंगे भी कि किस साइड शिफ्ट होगी और नेगेटिव में किस साइड शिफ्ट होगी, बट शिफ्ट हो सकती है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। कौन सा पॉइंट क्या बता रहा है? आउटलायर अगर हमें डेटा में निकालना है, किस कोई भी हमें डेटा दिया हुआ उसमें आउटलायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? उसका मीडियन निकालेंगे, Q2, Q1, Q3 निकाल लेंगे और फिर Q3 प्लस 1.5 IQR कर देंगे। जो भी पॉइंट अगर उसके बाहर लाई करेगा तो वो क्या है? आउटलायर है। बात समझ में आई? सिंपल है। ठीक है, तो जब बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये मैं दिखाऊंगी नहीं वरना फिर आप चीटिंग कर लेते हो, मैं लिख देती हूँ। इसका बॉक्स प्लॉट आपको अपने अपने उसमें बनाना है कि कैसा दिखेगा। मुझे सारे वैल्यूज भी चाहिए, दैट हाउ द वैल्यूज विल लुक लाइक। 1 2 2 3, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 2 2 3, इसको 3 4 5 5, नोट डाउन करते जाओ। ये पूरा एक ही डेटा है। ये मैंने सिर्फ आपको डिवीजन के लिए बताया है। 5 डेटा पॉइंट्स, 20 डेटा पॉइंट्स का डेटा है। इसको बॉक्स प्लॉट पे वो करो, प्लॉट करो, और आउटलायर है तो बताओ कैसे आया, कि कौन सा वाला आया, ये करो। जब हो जाए लेट मी नो। करें? नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। ये समझ में आया कि बॉक्स प्लॉट मैंने क्या बताया, क्या करता है, कौन सा पॉइंट कहाँ लाइक करता है? कल क्लास में थे ना? ठीक है।
ये समझ में आया है किसी? अच्छा, इन लोग का हो गया, 4-5 लोग का। आपका हुआ? अभी नहीं हुआ आपका प्रियांश? ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, लेट अस आस्क सम न्यू पर्सन। निशिता बताएगी। निशिता बताओ। यस मैम। आपने हैंड रेस किया ना, आपका हो गया ना? यस मैम। ठीक है, बताओ कैसे किया है। मैम पहले मीडियन निकाला, दैट इज Q2 अच्छा, क्या आया मीडियन? 5.5। एग्रीड? एवरीवन अग्रीज? गलत तो नहीं है? नो मैम। सबका यही आया? ठीक है, आगे यस मैम। बताओ। मैम देन Q1 एंड Q3। निकाला? यस मैम। क्या आया? Q1 is 3 and Q3 is 7.5। Q1 इज 3 क्योंकि इन दोनों का आपने लिया होगा, यस मैम। एंड Q3 इज 7.5। यस मैम। ये भी मैम अग्री कर रहे हैं? 2.25। क्या हुआ? 2.25 आ रहा है मैम Q1। नो मैम 7.5 पे आ रहा है। 2.25 Q1 क्यों? 2.25 क्यों आ रहा है? मैम 2 प्लस 0.25 इंटू 3 और -2। अरे बाप रे, एक सेकेंड, आराम से। क्या, कैसे निकाला? मैम 3 - 2 इंटू 0.25 जो 25% है, प्लस 3 2। माइनस, एक सेकेंड, 3 - 2 क्यों किया है? मैम ये लिमिट है ना इसकी। Q3 क्या होता है? Q3 75% है। मैम Q1। हाँ ठीक है, सॉरी। Q1 इज 25%, यस मैम। करेक्ट। Q1 इज इक्वल टू यस मैम। 25%, यानी कि 25/100 इंटू 21, यस मैम। यानी कि 21/4, 5.25। सही है? यस मैम सही है। तो 5.25 तो यही पॉइंट हुआ ना इसके बीच का। ओके, सही है? गलती हुई, सॉरी। सही है ना? ठीक है, ओके। यस मैम। गो अहेड निशिता। मैम मिनिमम वैल्यू इज 1 मिनिमम, ठीक है। and no outlier. Maximum is 27। मैक्सिमम इज 27। आउटलायर नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया? एनीवन एल्स? जतिन? मैम ये 27 तो आउटलायर होगा ना? कैसे आया? मैम अपर फैंस के ऊपर ही तो, मतलब अपर फैंस तो आ रहा है अपना 14.25। अपर फेंस आ रहा है अपना Q3 कितना है? 7.5 प्लस 1.5। IQR कितना है? IQR कितना है जतिन? 7.5 और 4.5। 4.5। कितना आया ये? 14.25। आई एम जस्ट गोइंग विद यू, ठीक है। 14.25 है, ओके। तो अपर फेंस 14.25 आया, लोअर फेंस क्या आया? 9.75। 9.75 कैसे आएगा? ये लोअर फेंस वुड बी Q1। मैम 0.75। Q1 माइनस 1.5 IQR होगा ना, तो 3 से तो छोटा ही आएगा। मैम मैंने ऐड कर दिया मैम, सॉरी। कोई बात नहीं। ये कितना आया? ये सबका यही आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो लोअर फेंस निकाल लिया, नो अपर आउटलायर। फेंस क्या गलत है क्या ये? नहीं मैम सही है, आउटलायर नहीं है इसमें। अच्छा, अपर फेंस 14.25 आया, लोअर फेंस -3.75 आया, यानी कि लोअर फेंस, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली -3.75। मैं इसको रब कर दूं, और ये तुमने निकाल लिया 14.25। सही है? कोई डाउट यहाँ तक? अपर फेंस 14.25 निकाल लिया, लोअर फेंस -3.75 निकाल लिया, तो भाई मेरे आउटलायर क्यों नहीं है इसमें?
27। 27 इसके बाहर ही तो है। 11 तक तो अंदर है, 11 तक अंदर है, लेकिन 27 तो इसके बाहर है ना। अच्छा, इस पूरे में ये 11 वाला पॉइंट कौन सा होगा आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स? 11 कौन से पॉइंट पे आएगा? लोअर फैंस के नीचे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इस पर आएगा ना, है ना, इस पर आएगा, राइट जतिन? यस मैम। है ना, इस पर ही तो आएगा। अपर फैंस 14.25 है, और इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या है डेटा सेट में? 11 है ना। 14.25 से जस्ट पहले 11 है, और 14.25 के जस्ट बाद 27 है। तो 14.25 के बाहर जो लाई करता है वो आउटलायर है, और अंदर जो सबसे पहली वैल्यू जो अंदर है वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू बिफोर अपर फैंस। क्लियर है सिमरन? पक्का? पक्की बात? तो नीचे वाला बताओ। 1 क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, और आउटलायर है सिमरन नीचे? ये लोअर फैंस कितना आया था? सिमरन बताएगी। ये -3.75 आया था, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा सेट ये 1 है, तो ये यहाँ पे 1 लिख दूँ? लिख दूँ? ये कैसी नंबर लाइन है जिसमें -3.75 के नीचे 1 आ रहा है? यहाँ आएगा ना 1। कोई डेटा पॉइंट है ही नहीं -3.75 के नीचे। पक्का? समझ में आया? डर क्यों रहे हो? डर रहे हो क्या? -3.75 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो देयर इज नो आउटलायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट देयर इज एन आउटलायर ऑन द राइट हैंड साइड। अब हम इसको जरा देख लेते हैं सुंदर सा प्लॉट करके। अच्छा, बॉक्स प्लॉट बना लिया अपने अपने जगह पे आपने इसका, ये इन सारे पॉइंट्स को यूज करके बना लिया? ऑनलाइन किस किसने बना लिया? यस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ, ये आपके पॉइंट्स आए थे। 3 सही है, 5.5 सही है, 7.75 सही है, IQR भी सही है। ये -4.2125 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कुछ कैलकुलेशन होगा। ये आ रहा है, और ठीक है। अब हमने बॉक्स प्लॉट बनाया, तो बॉक्स प्लॉट सबका इसी तरीके का दिख रहा है, या मेरा गलत दिख रहा है, या आपका सही दिख रहा है, या ऐसा ही दिख रहा है? ऐसा ही दिख रहा है ना? ये तुम्हारा क्या है? मीडियन Q2। ये तुम्हारा क्या है? ये वाला लाइन पे Q3। ये क्या है? Q1। ये वाला पॉइंट क्या है? वैल्यू बताओ इसकी। 1 है। 1 और इसकी वैल्यू बताओ, इस विस्कर पे क्या वैल्यू आएगी? 27 11 27 यहाँ पे आएगी, आउटलायर। आउटलायर। और इस ग्रीन की वैल्यू क्या है? ये क्या है? 14.87। अपर फेंस की जो भी वैल्यू आई थी 14 पॉइंट समथिंग, और ये -3 या -4 जो भी आया है लोअर फेंस। तो हमने आउटलायर ड्रॉ करना सीख लिया। अब हम आउटलायर ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट हमें आ गया कि कैसे बनाते हैं गिवन अ डेटा, और हमें आउटलायर निकालना भी आ गया। सो वी नो हाउ बॉक्स प्लॉट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउटलायर्स। नाउ दिस इज द समरी दैट बॉक्स प्लॉट गिव्स यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, Q1 क्या है, मीडियन क्या है, Q3 क्या है, मैक्सिमम क्या है। क्या कितनी चीज़ें हुई हैं? 5 चीज़ें हुई, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 5 नंबर समरी। So the box plot also gives you a 5 number summary of the data कि मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, Q1, Q2, Q3 ये है। सही है? समझ में आ गया? आगे चलें। बहुत अच्छे, ठीक है। इसको भी कर लो ताकि एक अच्छा थोड़ा हैंड्स ऑन होएगा, फिर आगे चलता है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लो।
चलिए यश बताओ कैसे किया। मैम मीडियन 5.5 दिया, पहले दिया हुआ ही है। क्या मीडियन? पहले मीडियन निकाला मैम, मीडियन आपने दे ही रखा है 5.5। अच्छा चीटिंग कर ली, ओके। और मैम जो फर्स्ट क्वार्टर आया वो आया 2.0, Q1 और Q3 आया मैम 9। Q1 कितना आया? 2 मैम, कितना? 2 2 क्यों आया? मैम Q1 -1.5। अरे तो Q1 थोड़ी मैम 3.5 आएगा ना, कितना आएगा? 3.5। एक सेकेंड Q1 निकाल रहे हैं, लोअर फैंस नहीं निकाल रहे हैं। हाँ तो मैम 2 ही तो आएगा। कितना आएगा? Q1 का रैंक है 2.75। Q1 का रैंक 2.75 है तो -5 2 आएगा मैम। -5 और 2 के बीच में आएगा। अच्छा मैं ये वाला डेटा सेट देख रही हूँ बार बार, सॉर्टेड तो ये है ना, सॉरी आई एम सॉरी, मैम पहले अरेंज कर लिया था। सॉरी मैं ये वाला डेटा सेट देख रही थी तो मैं ये देख रही थी कि ये आना चाहिए, सॉरी। ओके ठीक है, हाँ तो ये आपका डेटा सेट है। तो आपने बोला आपका Q1 आया 2 और Q3 कितना आया? 9 9 मैम 9। अलग अलग तरीके हैं। अभी Q1 जो होता है वो 1/4 इंटू 11 विच इज 2.75, यानी कि इसके बीच का कुछ। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, अलग अलग आ जाता है। उसने आई गेस यश ने वो मीडियन ऑफ मीडियन से कर दिया कि इस डेटा का मीडियन ले लिया, तो वो ठीक है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, ठीक है इट्स ओके। तुम लोग क्या कह रहे हो? इसका आएगा -5 और 2 के बीच में कुछ, कितना लूँ? -1.5 ना, अगर मीन ले लेती हूँ तो। हाँ सॉरी, -1.5 और Q2 है 5.5, सॉरी Q3 यहाँ पे कुछ 12.5। 12.5 कैसे आएगा? 12 तो इतना यहाँ पे आ जाएगा। 9 या 10 लेंगे ना। मैम मीडियन लेके वो ऐसे करे तो गलत है क्या? नहीं वो सही है, अपना मैम अपना आप तरीका है। क्लास में मैम वैसे करवाया था। हाँ देखो मीडियन और मीडियन लोगे तो तुम्हारा ये 2 और 9 आ जाएगा, है ना। यस मैम। और अगर ये रैंक वाले मेथड से करोगे तो ये -1.5 आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, और ये Q3 जो आएगा वो 3/4 यानी कि 10 8, आएगा। हाँ यहाँ पे आएगा 8 पॉइंट समथिंग, तो Q3 8 आएगा। वो ठीक है, मेथड्स आर फाइन, बात समझ में आनी चाहिए, वो कोई कैसे भी कर लेता है, ठीक है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 आ गया। अब क्या किया यश? अब आगे कोई और बताएगा? हिमांशु? हिमांशु नहीं है, कार्तिकेय बताएगा। कार्तिकेय बताओ। 8.5। Q3 - Q1, ये तो 8.5 आ रहा है ना। मैम 11.5 आएगा, वो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा ये माइनस है, ठीक है। 11.5 IQR आ गया। अब क्या बचा? मिनिमम मैक्सिमम। मीन मैक्स तो ठीक है, मीन मैक्स तो डायरेक्ट आ गया, ये मीन है ये मैक्स है, चाहिए। अब उसके बाद तुमने अपर फैंस और लोअर फैंस निकाला होगा, क्या क्या आया है? ये सबका यही आया है क्या? अगर सबका आया है तो फिर मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी। सबका यही आया है? यस मैम। ठीक है, तो फिर आई एम गोइंग विद दिस कि सही आया है। तो आउटलायर है फिर कोई?
कोई है? नो मैम। नहीं No, है, ma'am. क्योंकि सारे वैल्यूज अंदर लाई कर रहे हैं। बॉक्स प्लॉट भी आपने बना ही लिया होगा, राइट? क्योंकि सारे वैल्यूज आ गए तो बॉक्स प्लॉट भी बन जाएगा। अभी मैं बना नहीं रही, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब ये जो एक श्रद्धा ने पहले बात कही थी, ये वही चीज़ है। एक तो इसमें ये है वाई 1.5 IQR, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 1.5 IQR से क्यों माइनस किया या प्लस किया, तो इसका कोई बहुत सॉलिड ऐसा वो नहीं है। बट 1.5 IQR एक तो ये है कि प्रैक्टिकली ये वैल्यू सही आई जब बहुत टाइम से यूज़ किया। दूसरी चीज़ ये है कि 1.5 IQR दोनों बातों का ध्यान रख लेती है, मतलब आउटलायर्स को निकाल भी देती है और बहुत स्ट्रिंजेंट भी नहीं है, क्योंकि Q3 प्लस 1.5 IQR करते हैं, राइट? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट भी नहीं है कि भाई अंदर अंदर की ही वैल्यूज़ लेनी है। इट इज़ ए लिटिल फ्लेक्सिबल कि अगर थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर भी जा रहा है तो वो उसको कंसिडर कर लेती है, क्योंकि ये अपन ने देखा, राइट? ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q1 है। माइनस 1.5 IQR कुछ यहाँ तक मान लो आ रहा है और प्लस 1.5 IQR कुछ यहाँ तक आ रहा है। अब आउटलायर के लिए और जगह है, मतलब इससे भी बाहर अगर होगा तो वो आउटलायर कहती है, ठीक है? तो 1.5 IQR बेसिकली एक ठीक वैल्यू है जो कि दोनों चीज़ों को, आउटलायर अगर है तो उसे बाहर निकाल देती है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस वैल्यू को भी बहुत छोटा होता, मान लो मैं 1 IQR से मल्टीप्लाई कर देती तो ये यहाँ पे कहीं ख़त्म हो जाता, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता, मतलब कि थोड़ा सा भी वैल्यू अगर इधर है तो उसे भी आउटलायर कह देता। तो 1.5 एक सूटेबल नंबर आया कि जो दोनों चीज़ों का ध्यान रखता है। सो दैट इज़ वाई 1.5 IQR। और 90% डेटा आ जाएगा, हाँ, मतलब कि जो भी मिडिल में जो भी एक रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ डेटा है वो आ जाएगा। दूसरी चीज़ 1.5 IQR भी यूज़ करते हैं, कभी कभी 3 IQR भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल ऑफ 1.5। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या यूज़ केस है। जैसे कहीं कहीं पे यू आर वेरी सेंसिटिव, मतलब कि आपको आउटलायर चाहिए ही नहीं। अगर आपको आउटलायर चाहिए ही नहीं तो आप 1.5 रख लोगे, क्योंकि आपको अंदर का ही डेटा चाहिए, उससे थोड़ा भी बाहर जाए तो यू आर कंसिडरिंग इट एज आउटलायर। और आपका थोड़ा ये है कि ठीक है थोड़ा बहुत आउटलायर आएगा तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 3 IQR ले लूँगी, तो 3 IQR यहाँ तक चला जाएगा, 1.5 यहीं तक ही जा रहा था, तो ये थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो गया। तो 1.5 के मल्टीपल में भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि क्या यूज़ केस है। जनरली वी टेक इन अपने कैलकुलेशंस में 1.5 IQR, बाकी इट कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है? दूसरी चीज़ जैसे कि मैं कह रही हूँ, ये श्रद्धा ने बताया था, राइट, कि अगर पॉजिटिव है, राइट स्क्यूड है, तो इस तरीके का बॉक्स प्लॉट दिखता है। अच्छा, एक बार आप खुद ही देख लो ये पूरे सारे डायग्राम्स, और अगर आपको समझ आए तो मुझे बताओ, और ना आए तो बताओ कि ये चारों आपको डायग्राम समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑफलाइन? सिमरन आ रहा है पक्का? ठीक है। ऋतु, आप मुझे फर्स्ट वाला बताओ, ऋतु सैनी। चलो, ऋतु नहीं बता रही है, ऋषभ से पूछ लेंगे। ऋषभ बताओ। यस मैम। मैम ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा इसको। किसको दिखाई नहीं दे रहा? मैम एक बार क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ये। सबको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यस मैम। दे रहा है? Sometimes it is blurring. अच्छा, रीफोकस हो जाता है कभी कभी। अभी इस समय दिख रहा है? Yes. ठीक है, ओके।
सो देन हु विल आंसर मी? यमन बताएगा। यमन ये बताओ मेरे को कि ये इस वाले में ये इधर ऐसे क्यों आया है बॉक्स प्लॉट? क्विकली मैम हाँ मैम ये पॉजिटिव और मैम एसिमेट्रिक है, तो मैम पॉजिटिव और राइट स्क्यूड की तरफ जा रहा है मैम। हाँ तो मैम मीन ये तो मैम हाँ बोलो। मैम इसका Q1 और मैम स्मॉल मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और Q3 मैम राइट स्क्यूड की तरफ जा रहा है। हाँ क्योंकि हमको पता है 50-50% डेटा होता है, तो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड है 50% डेटा, तो ये लाइन यहाँ पर आ गई, लेकिन यहाँ डेटा फैला हुआ है टुवर्ड्स द राइट, तो 50% डेटा को अक्यूमुलेट करते करते डेटा पॉइंट्स को हमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि डेटा पॉइंट्स फैले हुए हैं, राइट। 50% डेटा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेंज कवर करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई ये इस तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। अग्रीड श्रद्धा? सही बताया? ओके मैम। यस मैम। ओके ठीक इसी तरह से बिल्कुल यही वाली चीज़ यहाँ पर है, ये लेफ्ट स्क्यूड है, तो 50% डेटा पॉइंट्स को गैदर करने के लिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा, इसके लिए ये यहाँ पे थोड़ा लंबा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्राफ और एक और ग्राफ था ये वाला, दिस इज सेम, ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, वो भी पॉजिटिवली स्क्यूड है। एक फर्क है, क्या फर्क है? आउटलायर। इस वाले में आउटलायर है, इस वाले में आउटलायर नहीं है, ये मैक्स तक जा रहा है, वो IQR के अंदर ही आ रहा है, ये वाला जो अपना है, ठीक है। ओके सो वी आर डन, वी आर गुड, हमने ये भी समझ लिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर अभी हमने पढ़ा आउटलायर कैसे निकालते हैं, आउटलायर क्या होता है। तो आउटलायर वो होता है जो ज़्यादातर डेटा से मेल नहीं खाता, है ना, थोड़ा सा हट के होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है या थोड़ा ज़्यादा छोटा होता है। एक और टर्म आती है एनोमली, एनोमली सुना होगा ना, एनोमली डिटेक्शन सुना होगा। तो एनोमली एक और टर्म आती है जो मशीन लर्निंग में भी आगे भी अपने काम आती है, जब हम इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एनोमली डिटेक्शन की। एक छोटा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो जाते हैं। छोटा सा फ़र्क ये है कि एनोमली वो चीज़ होती है जो स्टैटिस्टिकली भी एक्सप्लेनेबल नहीं होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे आपने वो पैकेजेस का एग्जांपल दिया, तो पिछले 10-15 साल से जो भी मतलब एक जॉब का पैकेज मैक्सिमम 15 लाख ही जा रहा था और एकदम से इस बार कोई कंपनी उसने 1 करोड़ का पैकेज दे दिया, हाँ। तो हिस्टोरिकली सपोर्ट नहीं करता वो। ओके ठीक है, भी उसके अगर पैकेजेस आते रहे कि 1 साल हर 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे करोड़ के पैकेजेस आते हैं, तो वो आउटलायर में आगे के हाँ ठीक है होता है, लेकिन इतना नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने वही पैकेज वाला एग्जांपल दिया है, सैलरी पैकेज वाला, वो हम आउटलायर में कंसिडर, मतलब एनोमली भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कोई बहुत क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, बट वो आउटलायर में कंसिडर हो जाता है, क्योंकि इट इज़ लाइक कि इट इज़ इतना नहीं होना चाहिए था, जनरली वैल्यूज इतनी नहीं है, पर ये कुछ ज़्यादा हो गया, सो दिस इज़ एन आउटलायर। बट एनोमली क्या होता है कि एक फॉरेन एलिमेंट ही आ जाए, मतलब फॉरेन, ये तो 100 मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हुआ, तो ये है कि भाई इतना हमें पता है कि ऑनशोर कंपनीज दे देती हैं बड़ा पैकेज, हो सकती है ये वैल्यू, राइट। लेकिन एनोमली डिटेक्शन क्या कि कुछ फॉरेन एलिमेंट ही आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। जैसे कि जैसे अपने पास मेल्स आते हैं, उसमें अपने पास फिशिंग मेल आ जाता है, कभी कभी गलत मेल आ जाता है, स्पैम मेल आ जाता है, दैट इज़ एन एनोमली, ठीक है। यानी कि अपने कुछ पैटर्न्स थे एक मेल के कि भाई ये सही होता है, बट देन देयर वाज अ फिशिंग अटेम्प्ट, इट वाज एन एनोमली, इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ अ ईमेल। उसी तरह से जैसे यहाँ पे है कि एक कंपनी का स्टॉक प्राइसेस है वो स्टेबल है $100 पर शेयर पे, सडनली $50 पे गिर जाता है, $100 था उसके शेयर का प्राइस, सडनली $50 पे, तो हो सकता है कि किसी ने कुछ ट्रेडिंग ग्लिच किया है या कुछ किया है जिसकी वजह से सडनली प्राइस $50 पे गिर गया। अगर बहुत ऐसे वाला ग्राफ है तब तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट इट सेज कि टिपिकली स्टेबल, यानी कि जनरली $100 पे ही रहता है, बट अचानक से एक ड्रॉप आया, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। या फिर जैसे बैंगलोर का वेदर है, हमेशा मान लो 25 या ऐसे कुछ रहता है, एंड सडनली कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखी 45, ना इसको तो डोमेन नॉलेज भी सपोर्ट नहीं करता, राइट, कि बैंगलोर का वेदर अचानक से 45 कैसे हो जाएगा। सो समथिंग दैट इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ इट, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, एकदम अलग, अनयूजुअल, सो दैट इज एन एनोमली।
और आउटलायर है कि बस वो डेटा सेट से नहीं थोड़ा सा मिलता जुलता वैल्यू, थोड़ा ज़्यादा बड़ा या छोटा है, दैट इज़ एन आउटलायर। बहुत क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, बट हाँ अगर कोई पूछे समझने के लिए तो दिस इज़ हाउ इट इज़। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो आउटलायर्स आर एटलीस्ट एक्सपेक्टेड, बस उनका ये है कि वैल्यू थोड़ा कम ज़्यादा होता है, और उसमें ये होता है कि हम हो सकता है वैल्यू को रिप्लेस कर दें, छोटा कर दें, बट एनिमली को हम हटाते हैं, मतलब वी डिटेक्ट एनिमलीज। जैसे इसमें लिखा है कि आउटलायर डिटेक्ट करने के क्या तरीके हैं, जेड स्कोर हो गया, IQR हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया। जेड स्कोर याद है मैंने कल पढ़ाया था, वो डेविएशन वाला। जेड स्कोर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, पर डेविएशन पढ़ाया था ना। इफ़ इट इज़ बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तो आउटलायर होता है। सो दैट इज़ दिस। और इसको एनिमली के लिए देर आर थिंग्स लाइक मशीन लर्निंग, क्लस्टरिंग और डोमेन स्पेसिफिक रूल्स। तो डोमेन स्पेसिफिक रूल जैसे ईमेल का मैंने बताया कि भाई कुछ रूल्स होते हैं कि ये एक लेजिट ईमेल है, बाहर है तो फिशिंग हो गया। और ये क्लस्टरिंग, मशीन लर्निंग की कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे एक चीज़ रेलेवेंट या सही होती है, अगर वो नहीं है तो देन इट इज़ एन एनिमली। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ एनिमली वर्सेज आउटलायर। ठीक है, तो दिस मार्क्स एन एंड टू द टॉपिक्स जो हम स्टैटिस्टिक्स में कवर करने वाले थे। मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि विल कवर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड आउटलायर वाला पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि कल क्या नाम है, अक्षिता नहीं, आप किसी ने पूछा था ना कि जो ओरिएंटेशन टेस्ट हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन कोई पूछ रहा था कि कैसे है। सो अब क्योंकि हम स्टैट्स पढ़ चुके हैं तो ऐसा करते हैं, ओरिएंटेशन टेस्ट एक बार ले लेते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस, किससे कौन सा हो पाया नहीं हो पाया, एंड देन विल मूव ऑन। और एक चीज़ और है, जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत भी, जैसे 12th तक पढ़ी या फिर उन्होंने बीटेक में पढ़ी, BCA में पढ़ी, अगर या जिसमें भी, इट इज़ फाइन, आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली आसान रहा होगा समझना। अगर मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ही नए हो, फ्रेश हो, आई रेकमेंड यू कि आप NCERT पढ़ो, बिकॉज NCERT एकदम शुरू से शुरू करेगी। हमने भी शुरू से शुरू किया, लेकिन वो और शुरू से शुरू करेगी और एक ही चीज़ को काफ़ी एग्जाम्पल्स से समझाएगी। हमारे पास तो टाइम का थोड़ा रहता है तो हम 2 एग्जाम्पल बताते हैं। सो जिनका भी बैकग्राउंड नहीं है, आई सजेस्ट यू कि आप स्टैटिस्टिक्स का पूरा 9 से लेके 12 तक जहाँ पर भी चैप्टर्स हैं NCERT में, उनको पढ़ो अगर वाकई सीखना चाहते हो। ठीक है, वो आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा। मैं अपने एंड पे अपने तरह की चीज़ कर सकती हूँ कि मैंने पढ़ा दिया ढंग से, आई गिव माई बेस्ट, लेकिन आपको NCERT पढ़ना होगा इफ़ यू डू नॉट हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ओरिएंटेशन का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन ऑल्सो आई विल गिव अ CPP आपको आज, जिसके अंदर देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चन स्टैट से रिलेटेड। आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इन अ डे और 2 अपनी नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस करेंगे, जो भी कुछ होगा तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा जो भी हमने पढ़ा है। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, एंड यू कैन चेक देम ऑन द वेबसाइट। मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, और ये PPT भी। ठीक है, सो मैम आई हैव डाउट। यस श्रद्धा। For this slide, I mean, for every data set, anomalies and outliers will change, like what we need from the data set. Yes. Okay. मतलब हाँ, बिकॉज इट इज़ डोमेन स्पेसिफिक, राइट, कि किस कहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन या चीज़ बदल सकती है। जैसे कि 45 So the boundary between these two will change, like what we are expecting from the data set, what we are analyzing. करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि बैंगलोर का वेदर बताया तो 45 डिग्रीज है, यही जयपुर का होता तो वो एनोमली थोड़ी होती है ना। जयपुर में तो आम बात है ना, पहुंच सकता है, लेकिन बैंगलोर में वो एनोमली थी। तो क्यों? क्योंकि डोमेन शिफ्ट हो गया। अभी हम जयपुर की नहीं बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे एनोमली है, यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज़ हाउ विद डोमेन द आउटलायर्स एंड एनोमली डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन, आई मीन डिटेक्शन में चेंज, कि किसे हम एनोमली कह रहे हैं। इज दैट गुड श्रद्धा? ओके मैम, ऑल राइट, ठीक है। लेट्स डिस्कस द ओरिएंटेशन पेपर।
ठीक है, इज इट विजिबल? जस्ट अ मिनट, विजिबल है ना? ऑनलाइन ओरिएंटेशन पेपर आपको दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने एनालाइज भी किए थे आपके स्कोर्स कि कौन कहाँ पे कैसा कर रहा है। ठीक है, सो कुछ बच्चों के अच्छे स्कोर थे, कुछ बच्चों के जनरली मिडिल में लाई कर रहे थे या लोअर स्कोर्स थे। बट नाउ दैट वी हैव स्टडी स्टैट्स, तो सब लोग आप किधर होने चाहिए? 100% पे। तो स्टैट्स का आपको ही क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सो नाउ ये वाले इस वाले पेपर में तो स्टैट्स उतना डिफिकल्ट भी नहीं था वैसे, बट लेट्स सी। अच्छा, मैथ्स ये वाला डिस्कस करना है क्या? डू यू वांट टू डिस्कस दिस? इफ द रेशियो, ये तो इजी है, ये किसी को डाउट था इसमें? एनीवन? किसी को डाउट था तो ले लेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। हिमांशु, आपका हैंड रेस पहले से हो रखा है या अभी? शायद पहले से था। ओके, अब नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लाइन ग्राफ? ये भी कुछ बच्चों ने गलत कर रखा था, कुछ ही बच्चों ने सही किया था। ये निकालना आता है लाइन का इक्वेशन? आता है? कैसे निकालते हैं? क्या होता है? क्या होता है लाइन का इक्वेशन? y इक्वल टू mx प्लस। हाँ, ये दिस इज वन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, और भी बहुत फॉर्म्स होते हैं बट ठीक है, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? करेक्ट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? अगर ये किसी को नहीं भी पता है ये ऐसे होता है, वैसे 10th तक तो पढ़ा ही होगा, तो आप ऐसे इसको करके देख सकते हो। ये थीटा है ना? करेक्ट, इसको x2 y2 मान लो, ये tan थीटा है। tan थीटा जो है, tan थीटा स्लोप होता है। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस नहीं, वो साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको तुम x1 y1 मान लो, इसको कुछ और मान लो x3 y3, इसको सब्ट्रैक्ट करके p निकल आएगा। y2 माइनस y1 p हो गया, जो भी आ रहा है 5 है, और बेस ये कितना है? 2 प्लस 2.5, तो m कितना आ गया? 2। ये डिस्टेंस 2.5 है ना? नहीं, ये आधे पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं रिमूव भी कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखो, अब दिख रहा है? तो ये tan थीटा 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, और c क्या होता है? y का इंटरसेप्ट। तो y कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है? यहाँ पे, तो 1 पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एंड व्हेन यू गेट दिस क्वेश्चंस, आपको थोड़ा नीचे भी जाना होता है, ये नहीं कि ये हो गया मेरा सही है, ये भी सही है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी किया था, नीचे वाला छोड़ दिया था। ठीक है, सही है, ये तो इजी थे। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं लूँगी बिकॉज इसमें डिफरेंशिएशन है, हो सकता है कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता हो और डेटा एनालिस्ट के लेवल पे नहीं भी आता है, तो ठीक है, सो विल नॉट टेक दिस। बट आई गेस हो गया होगा, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसका ये हो गया होगा, ईजी है, राइट? ओके, अच्छा, और ये कैसे निकालते हैं कि लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा? डबल डिफरेंशिएशन जीरो से कम है तो मैक्सिमा है, Correct. और 0 से ज़्यादा है तो मिनिमा है। करेक्ट। सो प्रियांश ने और किसने बताया? नथन, किसने बताया? हाँ, सो डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, और 0 आता है तो वो अलग होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। बट ठीक है, वो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। नहीं आता है तो दैट इज ऑल्सो ओके। अच्छा, ये वाली चीज़, ये वाला क्वेश्चन आसान है, कोई है जिसे डाउट है
कि ये कौन सा डिग्री पूछा है ना, हाँ सेकंड कौन सा ऑर्डर पॉलिनोमियल है। किसी को डाउट है? बेझिझक पूछ लो अगर डाउट है तो। नाथन और हिमांशु आपको डाउट है या फिर आपको आ गया? मैम डाउट अच्छा समझ में नहीं। ठीक है। सो ये बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। लीनियर कैसा दिखता है? जब लीनियर इक्वेशन होती है तो कैसी दिखती है? स्ट्रेट लाइन दिखती है, ऐसा दिखता है लीनियर इक्वेशन। अगर 2 में है, ऑर्डर ऑफ 2 है, तो इक्वेशन ऐसा दिखता है। y = x² कैसे प्लॉट होता है? ऐसे ही तो प्लॉट होता है ना। एक इसमें वो है और पीक है ना। यहाँ कितनी है? 2 है। ये कौन सा हो गया? क्यूबिक। यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो ये कौन सा हो गया? ऑर्डर 4। और यहाँ पे कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्डर 5। सो बेस्ड ऑन कि कितनी बार जो ये अपना है ये चेंज कर रहा है, दिस इज चेंजिंग द डेरिवेटिव, इसका वैल्यू स्लोप का। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, राइट। स्लोप चेंज हुआ। सो कितनी बार हो रहा है? सो वो पीक से डिफाइन हो जाएगा, जितनी भी पीक्स हैं, और उससे ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा कौन से ऑर्डर का है। सिंगल ऑर्डर होता है, उसमें कोई पीक नहीं होती है, वो लीनियर होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेट्स डू दिस स्टैट्स। इसमें भी डाउट था किसी को, क्वेश्चन पढ़ते जब हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे तब कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि मैम ये इसमें आंसर ऐसा क्यों है। इसमें डाउट है क्या किसी को? सिंपल है ये तो। इसका मीन निकाला है, मीडियन मोड इसका। किसी को डाउट है तो बताओ। इसका आंसर है 1, फर्स्ट आंसर है। सबका यही आया था, वही है जो अभी हमने किया है। एवरेज ले लेंगे और मीडियन के लिए मिडिल वाला ले लेंगे, मोड के लिए मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। इसमें भी डाउट था किसी बच्चों को कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो आई थिंक नम्रता ने कहा था उस दिन कि ये अलग क्यों आ रहा है। ये कैसे किया है ये क्वेश्चन? ओके ठीक है, ऑनलाइन में कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज बेसिकली ये आपको जैसे हमने पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल डेटा को अच्छा विजुअलाइजेशन देने के लिए तो होती है। अगर इसको रॉ तरीके से लिख दें तो कैसे लिखेंगे? 10, 10, 20 4 बार, करेक्ट, एंड सो ऑन। इसको 30 को 6 बार लिखेंगे, इसको 5 बार, इसको 3 बार। डेटा यही तो है, उसका मीन निकालना है। अब उसको ऐसे लिख लो, कान को ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, तो ये 10 × 2 + 20 × 4 ऐसे करके। आई थिंक इसका आंसर ये था शायद, हाँ 31.5 इसका आंसर था। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये सिंपल ही था। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का Which of the following is most affected by extreme values? मीन। मीन इज मोस्ट अफेक्टेड, राइट। हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, हो सकता है उस दिन तो कुछ लोगों को नहीं पता हो ये चीज़, बट अब हम पढ़ चुके हैं। तो हाँ, तो ये वही है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्क्यूड है और ये नेगेटिव स्क्यूड है। तो अब उसमें मीन मीडियन का रिलेशन पूछ रहा है, तो पॉजिटिव के अंदर मीडियन मीन से बड़ा होगा और नेगेटिव के अंदर मीडियन मीन से छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में लाई करेगा ना, खिसक जाएगा। मीडियन मीन से नहीं, सॉरी, मोड से छोटा होगा। हाँ, मैं मोड बता रही थी कि मोड यहाँ पे है, तो मोड से मीडियन छोटा होगा, पर मीन की बात करें तो मीडियन मीन से बड़ा होगा इस केस में, है ना, और छोटा होगा इस केस में। सही है? ऑल अग्री? एवरीवन अग्रीज? ठीक है, सिमरन सही है। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बेसिक था। इसमें बस ये पूछा गया कि किस में आउटलायर है। तो आउटलायर क्या होता है? जो एडिशनली थोड़ा बाहर वैल्यू हो,
तो ये वाला पूरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्री इसकी यहीं तक है, और यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज़ हैं जो बाहर लाई कर रही हैं। सो आउटलायर्स इसमें है, इसमें आउटलायर नहीं है क्योंकि इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ तक है, सो दिस विल नॉट बी एन आउटलायर। लेकिन यहाँ पे दिस इज़ वेरी फार अवे, डेफिनेटली ये 1.5 IQR के बाहर जा रहा होगा इफ वी सी विजुअली। गुड। कोडिंग लॉजिक बिल्डिंग नहीं देखेंगे, एप्टीट्यूड देख लेते हैं। ये तो सबका हो गया होगा, तान्या इज ओल्डर देन क्लिफ। किसी कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ? सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, तान्या इज ओल्डर देन एरिक, तो तान्या यहाँ लिख लो, तान्या एरिक से बड़ी है। एरिक क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, तो क्लिफ यहाँ आ गया। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, तो क्वेश्चन पूछा है अगर फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में तो ये ऑर्डर आया, अगर ये सही है तो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? फॉल्स, क्योंकि ये तो ऊपर है, क्लिफ तो बड़ा है, एरिक इज नॉट ओल्डर। सो ये एप्टीट्यूड हो गया। तो ये सिर्फ दिमाग खोलने के लिए दिए गए थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 में भी किसी को डाउट था उस दिन, कोई कह रहा था कि ये लॉजिक गलत आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इज इट क्लियर नाउ किस किस का आंसर क्या आया था? नहीं किया? किसने किया? काफी सारों ने नहीं किया। ऑनलाइन किसी ने किया? अब दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा था पहले। किस किस का हो गया ऑनलाइन में? हिमांशु, सत्या, नाथन, और किसका हुआ है? बस 3 ही बच्चों का हुआ है, इसमें ऐसा क्या है? कौन बताएगा? सत्या बताओ। मैम 8 कैसे आया? ऑल्टरनेट सीक्वेंस है ना, 0.4 फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 आया आपका। नहीं, ये मल्टीप्लाइड बाय 4, 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8। हाँ, सो बेसिकली चूज द करेक्ट आंसर। तो ये एक सीक्वेंस रीडिंग है कि सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है, तो हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी है। तो 0.125 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 2 आएगा। तो अब ये सीक्वेंस से जाएंगे तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? 4, तो आंसर क्या आएगा? 8। बीच वाला क्या फॉलो कर रहा है? 0.4 प्लस 1 1.4 प्लस 1 2.4, तो इसके आगे वाला पूछा जाता तो क्या आता? 3.4। इजी है, अभी इतने सारे बच्चों को नहीं आता, समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप का, आपको फाइंड करना होता है कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, ऑल्टरनेट है या एक छोड़कर एक है या कैसे है, रेगुलर है। आई थिंक निशिता को डाउट था क्वेश्चन 3 में। निशिता क्या डाउट था क्वेश्चन 3 में? क्वेश्चन 3 में किसी और को डाउट है? क्वेश्चन 3 कौन बताएगा कैसे करना है? कौन भी यहाँ कोई बताएगा? बताओ। टोटल इवेंट को x मान लेंगे, x का 75% अपने पास जो टोटल इवेंट को x मान लेंगे मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो अपने को निकालना है, अच्छा, उसे अपन x मान लेंगे। टोटल x हो गया, हाँ ठीक है। और फिर उसका 75% अपने पास है जो एक्चुअली प्रेजेंट है फिजिकली, 0.75x टर्न्ड अप, 0.75x टर्न्ड अप। अब इसमें से ये कह रहा है कि 2% वर अनएलिजिबल, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रीजंस। 0.75x तो 0.75x के अंदर से 2% निकाल के उसको मतलब माइनस करना होगा, तो 0.98% निकाल लूँ, 0.98% मतलब 98%, 98% ऑफ 0.75 into x ये होंगे अपने पास कितने पार्टिसिपेंट जो भागे खेला है, खेला, हाँ खेला है क्या? खेला है। हाँ खेला, ठीक है। तो
3/4 पार्टिसिपेंट्स को हराया जो अपने पास दे रखा है। हाँ तो मतलब ये जो नंबर है जिसने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका 3/4 इक्वल टू उसका 3/4 इक्वल टू 9261। नहीं, in a given event 75% of the registered participants actually turned up, तो 0.75x हो गया। out of those 2 were declared unfit for participation, यानी कि participate कितनों ने किया, इतनों ने। the winner defeated 9261 participants which are 75% of the total valid participation। अच्छा, तो ये valid participation है, इसका 75% कितना है, 9261। अभी x तो निकाल ही लेंगे, 60,000। हाँ, मतलब यहाँ से x निकल जाएगा, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। निशिता अब ये आ गया, निशिता यही वाला क्वेश्चन था ना कल? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, सो वी आर डन विद आवर ओरिएंटेशन टेस्ट एज वेल। ठीक है, सो आवर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट। आई विल गिव यू CPP, मैं अपडेट कर दूंगी वहाँ पे कि आपको लोकेशन बता दूंगी, यहाँ से लेनी है। सो वी आर डन विद स्टैटिस्टिक्स एंड वी डिड नॉट हैव प्लान्स ऑफ कवरिंग प्रोबेबिलिटी, बट आप लोग बहुत होशियार और तेज़ बच्चे हो क्योंकि आपने स्टैट्स जल्दी कर लिया। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे एंड वील डिस्कस अगेन बेसिक प्रोबेबिलिटी जो कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है। सो उतनी ही प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो रेडी हो जाए। ओके, अगेन आई विल गो थ्रू द सेम तरीका जो मैंने कल किया था। दिस इज़ व्हाट वी विल रीड, ठीक है? जूम कर देती हूँ। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो। ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट वील रीड, एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डेटा साइंस। अगेन वही बात है, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा तो अब ये भी हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ें, कुछ पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है। फिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में, किस चीज़ में, मतलब व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सेट्स एंड सेट थ्योरी, जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका जन्म होता है सेट्स एंड सेट थ्योरी से, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस इवेंट। फिर टाइप्स ऑफ इवेंट, कितने तरीके के इवेंट होते हैं, ये भी आपको अपना बचपन याद आया होगा, ये पढ़ा था NCERT में। फिर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के, एडिटिव रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल, कि कब हम ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को और कब मल्टीप्लाई करते हैं। एंड देन इन द एंड वील डू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि गिवन दिस तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, राइट? दिस इज व्हाट वील रीड एंड दिस इज व्हाट वील हैव टू रीड आफ्टर, लाइक फॉर दोज हु डिसाइड टू गो फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ इसको देख के डिसाइड ये मत कर लेंगे चलो डेटा एनालिस्ट ही बन जाते हैं बट हाँ, सो ये प्रोबेबिलिटी आती है बाद में, जब हमारा ये ख़त्म हो जाता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाता है एंड वी डिसाइड कि हमको आगे डेटा साइंस के लिए जाना है। सो देन ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हो गए अलग अलग, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गए, मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद हो इस तरीके का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने शायद NCERT में या कहीं पे था, बर्नौली, बाइनोमियल, यूनिफॉर्म, कुछ नए हो सकते हैं, आई थिंक पॉइजन। ठीक है, तो अगर सब आपके सुने हुए हैं तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। यूनिफॉर्म और बाइनोमियल है NCERT में यूनिफॉर्म बाइनोमियल है, ठीक है, तो ये बाकी और हो गए। और फिर ये दूसरे तरीके के हो गए डिस्ट्रीब्यूशंस, ये पढ़ते हैं। फिर ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये कॉजालिटी, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ये बहुत काम आता है आगे मशीन लर्निंग में जब हम पढ़ते हैं कि कौन से वेरिएबल्स का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, और फिर ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कवर्ड लेटर ऑन, not in the foundation course, but later on after we are done with probability. So I think we can take probability in next class, right? I think we can stop here with statistics. I can take some doubts if you have. अगर कोई doubts हैं या कुछ भी, like how are you liking the class, क्या है, कैसा लग रहा है, any feedback, तो वो बता दो।
नेक्स्ट क्लास में ही कर लें। कंडीशनल के साथ ही होता है, कंडीशनल के साथ ही होता है। बेस थ्योरम इज इन कंडीशनल, मतलब वही बताती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो बेस है वो रखती है। सो अच्छा, सो आई थिंक अच्छा यू आर सेइंग अबाउट द प्रैक्टिकल जो वील डू। ओके, सो बेसिकली हियर प्रोबेबिलिटी में जैसे कि हमने बताया था विल बी डूइंग एप्लीकेशंस आल्सो। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे हमने स्टैट्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमारे पास जो डेटा हम एक जेंडर प्रेडिक्शन का प्रॉब्लम होता है। सो जेंडर प्रेडिक्शन क्या होता है, जैसे कि अपने पास जैसे मान लो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के पास उसने अपना अकाउंट बनाया अमेज़ॉन पे, लेकिन उसने जेंडर नहीं भरा, या अमेज़ॉन ही नहीं चाहता था कि वो भरे फॉर कस्टमर का अच्छा एक्सपीरियंस, कि उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लें। लेकिन अमेज़ॉन को अल्टीमेटली करना क्या है, ऐड देना है, उसको प्रोडक्ट्स दिखाना है। लड़की है तो लड़की जैसे दिखाएगा, लड़का है तो लड़के जैसे दिखाएगा। लड़की को अगर कुछ मतलब लड़के को अगर कॉस्मेटिक्स दिखाएगा तो डजंट मेक सेंस, राइट। सो उसको जेंडर पता करना होता है। तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि कैसे हम गिवन सम नेम्स हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ अ पर्सन। जैसे हम तो कर लेते हैं एज ह्यूमन बींग्स, राइट। अगर मैं कुछ नया नाम भी बताऊंगी जो बहुत अतरंगी ना हो तो तुम बता दोगे लड़की का है या लड़के का है, करेक्ट। जैसे नहीं भी सुना होगा, लेकिन मशीन के साथ तो ऐसा नहीं है, मशीन को तो सिखाना पड़ेगा ना वो पैटर्न। तो वो हम यहाँ देखेंगे हाउ यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर प्रेडिक्शन। सो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग कि आपको बताएं कि क्या प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में ये करेंगे। सो दिस इज हाउ योर नेक्स्ट few classes, maybe 2 classes will look like, and फिर उसके आगे का देखेंगे। और बताओ कोई परेशानी, कोई कुछ फीडबैक, anything you want to share, any doubts? All good? Nice. All good? Online all good? कितने बच्चे बचे हैं? अच्छा बचे हैं, ठीक है। Any doubts? If you have any doubts you can ask. And we'll close.